18 अगस्त 2024 का यह वाकया है। एक महिला उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के कोतवाली नगर थाने में जाती है। वहां जाने के बाद रोते बिलखते हुए कहती कि साहब, एक लड़का मेरा पीछा करता है, मेरे से अश्लील हरकतें करता है। आज जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी अपने बेटी का इलाज कराने के लिए, तो उसने रास्ता रोक लिया और उसने भद्दी भद्दी गालियां दी। जब विरोध किया गया तो साथ ही वह जान से मारने की धमकी भी देता है। इससे पहले भी धमकी दे चुका है। जैसे पुलिस को यह कहानी सुनाई जाती, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस आरोपी को तलाश किया जाता है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस एफआईआर दर्ज होने के 47 दिन के बाद एक दो नहीं 4 कत्ल हो जाते हैं। जैसे 4 कत्ल होते हैं, मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब जैसे ही यह वायरल होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद कुछ सवाल कर दिए। देखते देखते सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल करना शुरू कर दिया। साथ ही सांसद राहुल गांधी ने उस परिवार से बातचीत की जिस परिवार के लोगों का कत्ल हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको न्याय नहीं मिला तो मैं आपके बीच में, आपके पास में आ जाऊंगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी अपराधी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, उधर राजनीतिक द्वंद्व छिड़ गया। आखिरकार कत्ल किसका हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने, यही समझने की कोशिश करते हैं। मैं सतीश भारती, आपका दोस्त, आपका भाई। आइए जानते हैं आगे की कहानी क्या हुआ। दिन था 3 अक्टूबर 2024 की शाम, लगभग 6:50 के आसपास का टाइम था। उधर आरती शुरू होती, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन था। इधर आरती शुरू होती है, उधर चौराहे पर वाहनों के आने जाने से, लोगों के आने जाने से शोर शराबा था। और इसी बीच में एक के बाद एक लगातार गोलियां चल रही थी। जब गोलियां चल रही थी तो कुछ लोगों ने यह सहज अंदाजा लगाया कि यहाँ पर दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर जो मेला लगा हुआ है, आरती शुरू हुई है, हो सकता हो खुशी की वजह से गोले छोड़ दिए हों आसमान में उसकी वजह से। लेकिन जब लोगों ने आसमान की तरफ झांक कर देखा तो वहां पर कोई भी गोले नहीं दिखाई दे रहे थे। तो जब गोलियां चल रही थी तो पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी, चौथी, इस तरह से 9 गोलियां चल जाती हैं। तभी लोगों की नजर पहुंचती है कि चौराहे के पास में एक मकान है, सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना का। लोगों की नजर वहां पहुंचती है कि उधर से गोलियों की आवाज आ रही है। लोग दौड़ते हैं, दौड़ते हुए, भागते हुए जब वहां पहुंचते हैं, उन्होंने जो अपनी आंखों से दरवाजा खोल के जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर के अंदर दरअसल 4 सदस्य रहते हैं। मास्टर साहब, जिनका नाम सुनील कुमार, और उनकी पत्नी पूनम भारती, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास है। मास्टर साहब की उम्र लगभग 34 साल के आसपास है। 2 उनकी बेटियां हैं, एक बेटी 2.5 साल की जिसका नाम लाडो रखा हुआ है, एक बेटी जिसका नाम दृष्टि रखा हुआ है, जिसकी उम्र करीब 5 साल के आसपास है। चारों के चारों लोग पड़े हुए हैं। ये लोग खून से लथपथ पड़े हुए हैं। आसपास के लोगों ने देखा कि मास्टर साहब को किसने गोली मार दी, क्या मामला हुआ। तुरंत ही इन्हें यहां से उठाया जाता है, किसी भी वाहन से, किसी तरकीब से इन्हें सीधा नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहां पर पहुंचाया जाता है और पता चलता है कि डॉक्टर नब्ज टटोल रहे थे। तो कहा जाता है कि यह तो मर चुके हैं। इनके मरने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जहां देखो वहां मास्टर साहब हैं, यानी हर प्लेटफॉर्म पे इनकी खबर वायरल हो रही थी। यानी कि प्राइमरी में एक स्कूल शिक्षक होते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक, जिनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, जिनको उनको किसी ने मार दिया है। ना केवल उनको मारा है, उनकी पत्नी को मार दिया है, उनकी 2 बेटियां हैं, उनको भी मार दिया है। अब हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मास्टर साहब हैं कौन, कहां से हैं। दरअसल मास्टर साहब उत्तर प्रदेश का एक जिला रायबरेली पड़ता है। गदागंज एक थाना लगता है और गदागंज थाना क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ के रहने वाले राम गोपाल
इनके ये बेटे हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में होशियार होते हैं। गरीबी की हालत थी, इसीलिए वो मेहनत करने से, मजदूरी करने से कभी पीछे नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना था और पढ़ के जिंदगी में आगे बढ़ना था। इसीलिए किसी के यहाँ मजदूरी मिलती थी तो मजदूरी भी करने चले जाया करते थे। साथ ही वो मनरेगा में काम मिलता था तो मनरेगा में भी काम करने के लिए चले जाया करते थे। वहां से पैसे मिलते थे और उन्हीं पैसों को अपनी पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ने लगता है और वक्त आगे बढ़ने लगता है, साथ साथ उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी निकलती, कांस्टेबल यानी सिपाही की वैकेंसी निकलती और सुनील कुमार को उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही के तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। साथ ही और नौकरियों के लिए भी सुनील कुमार अप्लाई कर रहे थे कि जिससे अच्छी नौकरी मिल जाए, पुलिस से भी अच्छी नौकरी मिल जाए। लगातार आवेदन कर रहे थे और बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकलती है। इन्होंने वहां भी आवेदन कर दिया। 10 दिसंबर 2020 को आखिरकार इनको नौकरी मिल जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तौर पर पुलिस से बढ़िया नौकरी मानकर ये ज्वाइन कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी और वहां से त्यागपत्र देने के बाद बेसिक शिक्षा में सीधा ज्वाइन कर लेते हैं। 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक प्राइमरी विद्यालय होता है, जो कि बताया जाता है अमेठी से लगभग 62 किलोमीटर दूर है। यह उस विद्यालय में ज्वाइन कर लेते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा बताया जाता है, बस ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। बच्चों से बहुत अच्छा मेल मिलाप, अपने गांव से मोटरसाइकिल उठाई और सीधा स्कूल पहुंच गए। बस यह रोज का आना जाना है, यह सब चलता रहता है। प्रतिदिन का आना जाना था। मीडिया रिपोर्ट में जो इनके बारे में कहानी आने लगती है तो इनके बारे में कुछ इस तरह से आता है कि शिक्षक की जो पत्नी होती पूनम भारती जहां रहती है उनके पास में एक लड़का रहता है जिसका नाम चंदन वर्मा होता है और ये लड़का तेलिया कोट रायबरेली का रहने वाला होता है। शादी से पहले ही इन दोनों की आपस में दोस्ती होती है, नजदीकियां बढ़ जाती है, लेकिन इस बीच में पूनम भारती की शादी सुनील कुमार से हो जाती है जो शिक्षक होते हैं और लगातार जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। लेकिन बताया यह भी जाता है कि चंदन वर्मा की इस महिला से मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत हो जाया करती थी। शादी के बाद भी इनकी नजदीकियां थी, लेकिन पति को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो घर में विवाद रहना शुरू हो जाता है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि शिक्षक की जो पत्नी होती उन्होंने शायद इस चंदन वर्मा से दूर रहने की अपील की थी। जब दूर रहने की बात होती तब तो वो जबरदस्ती किया करता था और ऐसे करते करते एक दिन और जब यह अपनी बेटी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे तो शायद उसने रास्ता रोकने की कोशिश की थी, विरोध किया तो गालियां देने लगा, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उस शिक्षक की पत्नी को गुस्सा आ जाता है और उन्होंने 18 अगस्त 2024 को रायबरेली कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज करा दी थी। लेकिन इससे पहले की बात और ज्यादा खराब होती। इन्होंने रायबरेली को छोड़ा और अमेठी में जाकर रहना सहना शुरू कर देते हैं। 19 अगस्त को उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चंदन को, और जब गिरफ्तार करने के बाद वह जेल चला जाता है। 3 दिन के बाद ही उसकी जमानत हो जाती है। जमानत से जैसे ही वो छूट के आता है वो बहुत परेशान था। उसने अपनी जान देने की कोशिश की। वो जब जान देने की कोशिश की तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, वहां से ठीक होता है। लेकिन इधर पुलिस मामले की जांच कर रही थी और वो लड़का और ज्यादा परेशान रहने लगता है। अब चंदन की और पूनम की बातचीत भी बताते हैं कि बंद हो जाती है। बातचीत का सिलसिला जैसे ही बंद होता है चंदन और भी अग्रेसिव हो जाता है और किसी ना किसी बात को लेकर धमकी देना, परेशान करना, रास्ता रोकना, इस तरह के शायद वो काम कर रहा था। 3 महीने पहले ही ये लोग अपने रायबरेली को छोड़कर या सीधा अमेठी में आकर रहने लगते हैं। अपने परिवार के साथ सुनील कुमार अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ अमेठी में ही रहने लगते हैं, एक किराए के मकान में। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 की शाम को एक घटना होती है। इस घटना से चंदन ने घर के अंदर शिक्षक और उसकी 2 बेटी और उसकी पत्नी उनको गोली मार देता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, इनके शव को देखती है
तो जो बेटियां होती उनकी मुट्ठी बंद होती है, और एक मुट्ठी में 10 का नोट होता है और दूसरी लड़की की मुट्ठी में चॉकलेट लगा हुआ था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद चंदन ने ही इनको पैसे दिए। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। पुलिस इसके जो परिवार के बाकी जो सदस्य हैं जिन जिन ने इसकी मदद की है चंदन वर्मा की, उनको भी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और यह जानकारी मिली है कि इसने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को कुछ ही दूर पर लगभग 100-150 मीटर पर खड़ी की थी। खड़ी करने के बाद जहां पे उसने खड़ी की थी, उन लोगों से कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूं, दर्शन करने जा रहा हूं। जिस जगह पर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी वहां से सीधा घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कातिल का नाम सामने आने ही वाला है, लेकिन मीडिया ने इस मामले रिपोर्ट के हिसाब से लगता है कि जो कातिल है वो चंदन वर्मा है, और चंदन वर्मा पूनम भारती से प्यार करता था, और इसीलिए जब उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है तो उसने अपनी बेइज्जती का बदला कहे या कुछ और वजह हो, वो पुलिस जब इसे गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करने के बाद जब घटना का खुलासा करेगी पता चलेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि 3 गोलियां मारी जाती हैं शिक्षक को, 3 गोलियां मारी जाती हैं शिक्षक की पत्नी को, 2 गोली मारी जाती है उनकी दोनों बेटियों को, और सभी की मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन स्थानीय लोगों ने सोचा कि अगर डॉक्टर को दिखाने से कुछ राहत मिल सकती है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस घटना के बाद जब यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो सभी आला अफसर मौके पर पहुंचते हैं। 5 टीमों का गठन कर दिया जाता है। जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। जब मामला वायरल होता है तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कि सांसद हैं वो भी कई तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है और इस मामले की उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, कातिल का नाम पुलिस दावा कर रही कि बहुत जल्द सामने ला देगी। उसके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको अगली कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद भी सवाल खड़े करने लगते हैं। वो सीधे सीधे चेतावनी देते हैं कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। यही नहीं, सांसद राहुल गांधी ने भी परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद कहा कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो वो सीधे आपके पास आएंगे और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको डराना नहीं है, ना ही किसी को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सतर्क करना है। जय हिंद।